शिव शक्ति करियर एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी के व्याकरण में शब्द और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो परीक्षाएँ UPPCS, RO, ARO, UPSSC, UP टेट, सुपर टेट, UPSI या UPP और विभिन्न सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। शब्द और उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द से जानने से पहले हम जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल में देखें, का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, घा लिखा है और अंगा लिखा है। ये शब्द हमारे वर्ण हैं। अगर हम इन्हीं को क्रम से ले आएँ तो वो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका घा और रा, यानी ये 2 शब्द जोड़ने हैं, ये 2 वर्ण हमें जोड़ने हैं। तो घा और रा जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? घर। यानी वर्णों के सार्थक क्रम को, यानी सार्थक का मतलब यह होगा कि उसका अर्थ अवश्य निकले, तो जोड़ने के बाद वो एक शब्द बन गया। तो इस तरह से वर्णों के सार्थक क्रम को जोड़ने पर जो सार्थक क्रम से आपका शब्द बनेगा। उसके बाद में आयोग आपसे इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के भेद जो होते हैं वो मुख्यतः हमारे होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर हम बात करेंगे इतिहास के आधार पर, या फिर आपसे इस तरह से पूछेगा स्रोत के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसमें ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हमारे शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर हम बात करेंगे तत्सम शब्द, और नंबर 2 पे आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। नंबर 3 पर देशज या फिर देशी शब्द। नंबर 4 पर विदेशज, विदेशी या फिर आगत शब्द। और नंबर 5 पर शंकर शब्द। एक एक करके इनको देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। यानी संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग आज हम वैसे का वैसे करते चले आ रहे हैं, वो शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी तत्सम शब्द हमारे संस्कृत भाषा के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है सूर्य, तो सूर्य हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। उसी तरह से अग्नि, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है। या फिर जैसे लिखा हुआ है पुष्प, पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत में हमारे जो भी शब्द होंगे तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसी संस्कृत भाषा से जो परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में शब्द बनेगा वो शब्द हमारा तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे
सूर्य लिखा हुआ था, ये हमारा तत्सम है। इसी सूर्य को जब हम हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो ये आ जाएगा सूरज बन के आएगा। अग्नि लिखा हुआ था तत्सम में, इसको हम परिवर्तित करेंगे जब तद्भव में तो ये हो जाएगा आग। उसी तरह से यहाँ पे पुष्प लिखा है, इसको जब हिंदी में हम रूपांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा फूल। तो संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका हम वैसे का वैसे प्रयोग करते चले आ रहे हैं वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आए हैं वो शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे देशज। देशज क्या होते हैं? देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग क्षेत्रीयता के आधार पर या जनजातियों में अलग अलग प्रकार से, आप अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर जब दूर निकलते हैं तो वहाँ पर एक ही वस्तु को कोई दूसरे नाम से जानता है, आप उसी वस्तु को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। इस तरह से वो शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। ये संस्कृत भाषा से भिन्न परिवार के शब्द होते हैं। जैसे आप देखें, एक शब्द दिया है पगड़ी, पगड़ी दिया हुआ है, ठेला दिया हुआ है, ये शब्द हमारे क्या है? ये देशज शब्द है। उसके बाद में हम देखेंगे विदेशज। विदेशज लिखा हुआ है, इसका मतलब विदेश प्लस जा, यानी विदेश से जन्मे हुए जो शब्द हैं वे विदेशज या विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। भारत के संबंध विदेशों से पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। इस तरह से विदेशज शब्द आप देखना है आपको कौन कौन से हैं विदेशज शब्द। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा शब्द है अरबी। क्वेश्चन पूछेगा कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, या फिर आपसे इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन कि फारसी भाषा के शब्द हैं या अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो पुर्तगाली भाषा से या फिर फ्रेंच भाषा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीनी भाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जापानी भाषा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं आपके आयोग में, या फिर आपका बांग्ला भाषा। ये सारे यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। कुछ शब्द यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अरबी भाषा की अगर हम बात करें तो आपका दिया है आदमी, एक शब्द दिया है आदमी। किस भाषा का शब्द है? तो वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। आदमी है, औरत है, ईद है, बकरीद है, बकरीद है, मुसलमान है, मुसलमान है, या मुकदमा है। मुकदमा आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। मुहावरा, मुहावरा पिछली बार के यूपीएसआई में पूछा गया था कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। या फिर तकिया है। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? ये शब्द हमारे अरबी भाषा के हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुहावरा शब्द कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उसके बाद में हम बात करेंगे फारसी भाषा। इस बार के यूपी में जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न एक आया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द जो है हमारा वो फारसी भाषा का शब्द है। या फिर जैसे दिया है शादी, शादी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। बर्फ़ी, बर्फ़ी भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। सरदार है, सरकार है, हजार है, सहनाई है। ये सारे शब्द हमारे फारसी भाषा के हैं। उसके बाद में अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे लिखा हुआ है स्कूल, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। या फिर आपका लिखा हुआ है कॉलेज, ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। या फिर अगर और सारे बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न हैं, अगर हम देखें जैसे लिखा है डॉक्टर, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? यानी जिसको हम वैसे हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी वैसे लिखते हैं, वह शब्द हमारे जैसे स्टेशन, स्टेशन को हम इंग्लिश में और हिंदी में सेम लिखते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हमें मिलेंगे वो हमारे
अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे तुर्की। तुर्की से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे एक शब्द है उर्दू। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। गलीचा पूछा गया है कि गलीचा किस भाषा का शब्द है। या फिर दारोगा, दारोगा शब्द कई बार आ चुका है। दारोगा के बाद में हम देखेंगे बंदूक। बंदूक किस भाषा का शब्द है? तो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद पूछा गया है। कुली पूछा गया है। कैंची, कैंची पूछा गया है, किस भाषा का शब्द है। या चाकू, चाकू UPSSC स्टेनो में पिछली बार में आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं आयोग में, सबसे ज़्यादा यहाँ से ही प्रश्न पूछता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी पूछा गया था अलमारी किस भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है। तंबाकू शब्द, तंबाकू शब्द पूछा गया है, किस भाषा का है। या फिर काजू, काजू शब्द किस भाषा का है, तो हमारा पुर्तगाली भाषा का है। या फिर जैसे दिया है गमला, गमला किस भाषा का शब्द है, वो हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। या फिर आल्पिन, आल्पिन किस भाषा का शब्द है, तो वो भी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे दिया है तौलिया, तौलिया, बाल्टी, बाल्टी, चाबी, मिस्त्री, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में। अगर बात करें तो एक शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है फ्रेंच भाषा के अंतर्गत, वो है कर्फ्यू। कर्फ्यू शब्द कई बार आ चुका है आयोग में कि जो परीक्षाएं हो रही, कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है, तो वो हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद में हम बात करेंगे चीनी भाषा से संबंधित जो हमारे शब्द होंगे, उनमें आपका है जैसे चीनी है, चाय है, लीची है और चीकू, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा में दो शब्द आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो वो जापानी भाषा का शब्द है। या फिर सुनामी, सुनामी शब्द को भी ध्यान रखना है, ये हमारे जापानी भाषा के शब्द हैं। एक प्रश्न और आता है कि उपन्यास शब्द किस भाषा का है, तो उपन्यास शब्द हमारा बांग्ला भाषा से संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका ये टॉपिक दिया हुआ था, विदेशी भाषाओं से संबंधित जो हमारे शब्द दिए गए थे, उनको आप बार बार रिवीजन करेंगे। जो ये महत्वपूर्ण शब्द थे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारे नंबर 5 पे आएगा, वो है संकर शब्द। कौन सा है? संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर, किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें दो भाषाओं से संबंधित, जैसे एक शब्द दिया हुआ है रेल और एक शब्द दिया हुआ है गाड़ी, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? रेलगाड़ी। अब रेल जो शब्द है ये हमारा अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी जो शब्द है ये हमारा हिंदी भाषा का है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो भाषाओं से, किन्हीं दो भाषाओं से मिलकर अगर कोई भी शब्द बना हुआ है तो वो हमारा संकर शब्द कहलाएगा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है छाया और एक शब्द लिखा हुआ है दार। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा छाया दार। छाया शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है और दार शब्द जो है हमारा ये फारसी भाषा का है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो भाषाएं हों, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनेगा वो हमारा संकर शब्द कहलाएगा। तो इस तरह से शब्द भेद के अंतर्गत इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांचों भेदों के बारे में हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर हम आते हैं
नंबर 2 पे कौन सा है, वो है रचना के आधार पर। क्वेश्चन पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या फिर आपकी भाषा चेंज करके पूछ लेगा कि बनावट के आधार पर कितने होते हैं, या फिर पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के आधार पर शब्द भेद या शब्द के भेद। तो रचना में हम देखेंगे, रचना में क्या है, 3 शब्द दिए गए हैं। इसका मतलब रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब इस बार के वीडियो के पेपर में यही प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं होता है। तो जब हमें पता है कि मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, तो जो भी चौथा विकल्प में दिया होगा उसी को हमें फिल करना होगा। तो नंबर 1 पर आएंगे, कौन सा होता है, रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे यौगिक शब्द, और नंबर 3 पर हम आएंगे तो वो हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका हम खंड करें और खंड करने के बाद अगर उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर शब्द दिया गया है, जैसे हमारा यहाँ शब्द लिखा है घर, अगर हम घर को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा घा प्लस रा, यानी दोनों के अर्थ क्या होंगे, नहीं निकलेंगे। या फिर जैसे लिखा हुआ है राम, राम को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा रा प्लस माँ, यानी दोनों के अर्थ क्या होंगे, नहीं निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द दिया गया है उसके खंड करने के बाद अगर आपका दोनों का सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसके बाद में हम आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है कि किसी मेल से बना हुआ, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से जुड़ करके वो बना होगा, और उन दोनों के जब हम सार्थक खंड करेंगे तो दोनों के क्या होंगे, अर्थ अवश्य निकलेंगे। जैसे एक शब्द दिया हुआ है पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द दिया गया है, तो इसका जब हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक निकल के शब्द जो आएगा वो होगा पुस्तक, और दूसरा शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा आलय, यानी दोनों के खंड किया, दोनों के सार्थक अर्थ क्या हैं, निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा यौगिक शब्द है, पुस्तकालय शब्द हमारा यौगिक शब्द है। इसके बाद में हम बात करेंगे योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो होते तो यौगिक ही हैं, लेकिन उनका विग्रह करने पर एक विशेष अर्थ जब देता है तो वो शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे एक शब्द दिया है दशानन। अब दशानन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात आनन का मतलब सिर होगा, अर्थात रावण के, यानी एक विशेष अर्थ दे रहा है। तो ऐसा शब्द आपका क्या कहलाएगा, योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा योगरूढ़ शब्द है, तो आपको इसी तरह से विग्रह करके देख लेना है। या फिर एक शब्द और है, जैसे दिया है आपका लंबोदर। लंबोदर का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर माने पेट होता है, उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के बारे में बात हो रही है ना। तो जो विशेष अर्थ देने की बात करेगा तो ऐसे शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। या फिर प्रश्न हो सकता है इनमें से कौन सा रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो 3 ये होते हैं, चौथा जो भी विकल्प में दिया होगा उसी को हमें OMR में फिल करना है। ये हमारे 2 हो गए हैं। इसके बाद में हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो होता है रूप के आधार पर। नंबर 3 पे रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर या फिर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर
शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, रूप शब्द में 2 शब्द दिए गए हैं, रूप में 2 शब्द हैं। इसका मतलब रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूप में शब्द 2 हैं, इसका मतलब ये इसके 2 भेद हैं। अभी बैकलॉग लेवल का एक पेपर हुआ था UP से, उसमें पूछा था कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यही प्रश्न आया था, तो उसके भेद होते हैं 2। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और नंबर 2 पर अविकारी, अविकारी या फिर अव्यय शब्द। ये 2 हमारे होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक को चेंज करने पर या परिवर्तित करने पर, यानी लिंग वचन कारक अगर उनका चेंज कर दें तो उनके परिवर्तित रूप देखने को मिलेंगे, वो हमारे विकारी शब्द हैं। अगर उनका परिवर्तित रूप करने के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी लिंग वचन और कारक इन तीनों को बदलने के बाद कोई भी वाक्य में परिवर्तन नज़र नहीं आता है, तो ऐसे शब्द हमारे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, अब प्रश्न आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी शब्दों की संख्या भी पूछता है कि विकारी शब्द कितने होते हैं या विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द जो होते हैं हमारे, वो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? आइए हम बात करते हैं विकारी शब्दों में। तो ये हमारे जो 4 होते हैं उसमें से पहला है हमारा संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरे क्रम पे आएंगे तो हो जाएगा विशेषण, और नंबर 4 पे क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द हैं। या तो विकल्प में आपके ये दिए होंगे या इनसे संबंधित आपके शब्द दिए गए होंगे। जैसे संज्ञा शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो यहाँ पर संज्ञा शब्द ऑप्शन में दिया होगा या फिर कोई संज्ञा शब्द से संबंधित वर्ड दिया गया होगा। जैसे दिया हुआ है राम, गंगा, हिमालय, रामायण, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? कुर्सी, कोई भी शब्द दिया गया हो, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ राम लिखा है, राम के स्थान पे क्या लिख दें? वह शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। या लिख दें आप, कौन, कोई, कुछ, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद में विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहा जाए ईसा बहुत सुंदर है, तो हमें देखना है इसमें कहाँ पर संज्ञा शब्द है। ईसा हमारा क्या है? नाम दिया गया है, तो ईसा हमारा संज्ञा शब्द है। और विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। इसका मतलब सुंदर शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी? संज्ञा की। और जो संज्ञा की विशेषता बताएगा वही क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, यानी ये शब्द सुंदर शब्द विशेषण है और विशेषण शब्द की जो शब्द विशेषता बताएगा वो कहलाएगा प्राविशेषण। उसके बाद में हम क्रिया शब्द। क्रिया की परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया शब्द कहलाता है। जैसे आपका दिया है चलना, खेलना, पढ़ना आदि, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हमारे क्रिया हैं। तो विकल्प में आपके ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो ये 4 हमारे होते हैं। जो भी ऑप्शन में 4 में से एक नहीं होगा वही हमारा विकारी शब्द नहीं होगा। या फिर ऑप्शन में आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, वो शब्द आपको दे करके आपको विकल्प में भरना है। उसके बाद में
आता है अविकारी शब्द, यानी अगर हम लिंग वचन कारक अगर परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित करने के बाद अगर उनमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं चारों भेद, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे संबंध बोधक। संबंध बोधक। नंबर 3 पर समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और नंबर 4 पर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से ही पता है, विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। और क्रिया शब्द आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहा जाए मोहन, मोहन धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है। तो इसमें क्रिया कहाँ पर है? मोहन शब्द संज्ञा है और चलना यानी चलना जो दिया गया है, चलता वो क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसके बाद में आते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध का मतलब ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम की दो कोई संज्ञा शब्द दिए गए होंगे और दोनों संज्ञा का एक दूसरे से संबंध दिखाया गया होगा। जैसे कहा जाए मोहन, मोहन पिताजी के साथ घर गया। ये लिखा हुआ है, मोहन भी संज्ञा है, पिताजी भी संज्ञा है, घर भी संज्ञा है और गया क्रिया है। तो क्या हुआ है? यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है और एक संज्ञा शब्द यहाँ है, और जोड़ा किसके साथ गया है? के साथ। तो जो ये के साथ शब्द है ये हमारा संबंध बोधक शब्द है। उसके बाद में हम आते हैं समुच्चय बोधक के बारे में। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द किन्हीं दो वाक्यों कर जोड़कर जोड़ने वाला जो शब्द होगा, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे कहा जाए सूरज निकला और अच्छी बोलने लगे। तो मैंने ये बताया कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। सूरज निकला एक ये वाक्य हो गया, पक्षी बोलने लगे एक ये वाक्य हो गया, और जो शब्द जोड़ा है किसने? और ने जोड़ा है, तो यही और शब्द हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है? एक ऐसा, इसकी परिभाषा अगर हम देखें जिसमें हर्ष, विस्मय, घृणा, प्रशंसा, शोक अगर आदि भाव देखने को मिलते हैं तो वो हमारा शब्द विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कहा जाए वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। और ये अभी प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे वाक्य भी देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द की दृष्टि से कौन सा वाक्य असत्य है या सत्य है। तो उसमें देखना, जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द लिखेंगे तुरंत उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, और जैसे ही हमारा वाक्य समाप्त होगा पूर्ण विराम लगाएंगे। यही प्रश्न हमारा सही होगा, इसको ध्यान रखना है।
इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 4 पर। ये 3 हमारे हो चुके हैं। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो आता है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो लास्ट है ये नंबर 4 पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर नंबर 1 पर आएंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसमें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 पे अगर हम बात करें समानार्थी। समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें विपरीतार्थी। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो एकार्थी, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें लिखा हुआ है एक प्लस अर्थी, यानी एक ऐसा शब्द दिया गया हो जिसका केवल एक ही अर्थ हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे राम लिखा है, राम लिखा है, रामायण दिया हुआ है, गंगा अगर दिया हुआ है, तो ये क्या है, अगर हम इन सब के बारे में बात करें, या जैसे दिया हुआ है हिमालय, तो इन शब्दों के बारे में अगर देखें हिमालय के बारे में बात हो रही है। गंगा दिया, इसका मतलब गंगा जी के बारे में बात हो रही है। रामायण दिया, इसका मतलब रामायण के बारे में बात हो रही है। या राम दिया, इसका मतलब राम के ही बारे में केवल बात हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि केवल इसका एक ही अर्थ होगा। ऐसे शब्द हमारे एकार्थी शब्द कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित अगर कोई भी शब्द दिया गया है तो वो शब्द हमारा एकार्थी शब्द कहलाएगा। इसके बाद में अनेकार्थी, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, अनेक प्लस अर्थी, यानी एक ऐसा शब्द दिया गया होगा जिसका एक से अधिक अर्थ होगा। जैसे अगर हम बात करें, एक शब्द दिया हुआ है हार। हार शब्द दिया है, हार शब्द के कितने अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं। हार माने हो जाएगा, एक कहते हैं कि गले का हार है, गले का हार, और दूसरा इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा हमारा पराजय। तो क्या हुआ, हार शब्द एक दिया है लेकिन उसके अर्थ कितने हैं, 2 हैं। या अगर हम बात करें, एक शब्द दिया है कर, कर के 2 से अधिक भी अर्थ हो सकते हैं। कर माने हाथ होता है, कर माने टैक्स होता है, जो हम टैक्स देते हैं, जैसे आयकर, टैक्स हो जाएगा। और कर माने किरण भी होता है। तो इसका मतलब एक ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होंगे, ऐसा शब्द हमारा अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। तो हार शब्द के 2 अर्थ हैं, कर शब्द के 3 अर्थ हैं, तो ऐसे शब्द हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। उसके बाद में हम बात करें पर्यायवाची। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ है इच्छा। इच्छा शब्द दिया है, इच्छा शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। इसमें अभिलाषा एक शब्द है, अभिलाषा, वांछा, लिप्सा, स्पृहा, चाह, कामना, उत्कंठा, मनोरथ, ये सारे शब्द दिए गए हैं। ये जितने भी शब्द दिए हैं ये इच्छा शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। अभिलाषा, वांछा, लिप्सा, स्पृहा, चाह, कामना, उत्कंठा, मनोरथ, ये सारे शब्द इच्छा शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में लास्ट में हम बात करेंगे विपरीतार्थी या विलोम शब्द के बारे में। तो विपरीतार्थी का मतलब विपरीत प्लस अर्थी, यानी एक ऐसा शब्द दिया गया होगा जिसका
विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताया गया होगा। जैसे अगर हम बात करें, उन्हीं को हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द दिया है जय, तो जय का विपरीत क्या होगा? पराजय। एक शब्द दिया है जैसे पाप, पाप का विपरीत क्या होगा? पुण्य। या फिर लिखा हुआ है सुख, सुख का विपरीत क्या होगा? दुख। या फिर लिखा हुआ है जैसे दिन, तो दिन का विपरीत क्या होगा? रात। यानी क्या होगा? जो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, शब्द भेद। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझे होंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको हम जल्द ही अगली क्लास में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।